GT 502 असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन सेमेस्टर ऑफ फॉल 2025 है। टोटल मार्क असाइनमेंट के 10 है। ड्यू डेट जो है वो 2 तारीख है 2 मई 2025 है। असाइनमेंट जो कवर की गई आपके लेक्चर नंबर 6 से, और लेक्चर नंबर 6 में सबसे लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 27 पे ग्लोब फ्रेमवर्क। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है वो आपने करना क्या है, एक सिनेरियो आपको 5 पॉइंट्स में दिए होंगे। हर सिनेरियो के नंबर जो है ना वो 2 नंबर होंगे। ठीक है जी। उसके सामने आपने उसके करेक्ट ग्लोब फ्रेमवर्क को मेंशन करना है। लेक्चर नंबर 6 पेज नंबर 27 लास्ट पैराग्राफ ग्लोब फ्रेमवर्क, ये आपके लेक्चर का टॉपिक है जो असाइनमेंट में कवर किया गया है। आपके पास 9 ग्लोब फ्रेमवर्क है। ठीक है जी। अब इन 9 ग्लोब फ्रेमवर्क क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद आपके असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट बनाने का आसान तरीका होता है, पीडीएफ के अंदर फाइल होगी, आपने उसको वर्ड के अंदर बना के सबमिट करनी है। इंस्ट्रक्शन लाजमी फॉलो करें असाइनमेंट में। बेशक आपकी असाइनमेंट 101% ठीक हो, अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं होगी तो कटिंग होगी उसकी। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम ग्लोब फ्रेमवर्क की तरफ आते हैं जी। तो सबसे पहले आपके पास असर्टिवनेस आता है जी। असर्टिवनेस मतलब जुरातमंदी या फिर सख्ती दिखाना। इसमें क्या होता है कि ये डायमेंशन दिखाती है कि किसी सोसाइटी में लोग कितने बोल्ड है, डायरेक्ट है या फिर स्ट्रिक्ट होते हैं, यानी अपनी बात कहने में। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जर्मन में जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट फीडबैक देते हैं, उन्हें बात गोल मोल करना जो पसंद नहीं होती है। फ्यूचर ओरिएंटेशन में क्या होता है इसमें, यानी मुस्तकबिल की प्लानिंग में क्या होता है कि ये बताता है कि एक सोसाइटी जो है वो फ्यूचर को कितना इंपॉर्टेंस देती है। ठीक है जी। यानी लोग प्लानिंग, सेविंग या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं उस पर फोकस कितना करते हैं या नहीं करते। ठीक है जी। जेंडर डिफ्रेंसिएशंस क्या होता है जी, यानी मर्द औरत में फ़र्क करना। ये दिखाता है कि एक सोसाइटी में मर्दों और औरतों के रूल्स कितने अलग अलग हैं। अगर ज़्यादा फ़र्क हो तो हाई जेंडर डिफ्रेंसिएशन कहलाता है। यानी कुछ कल्चर में ऐसा होता है कि मर्द ही जो है वो लीडर होते हैं, यानी अगर उनकी डिफ्रेंसिएशन ज़्यादा होती है। ठीक है जी। अनसर्टनिटी अवॉइडेंस में क्या होता है, गैर यकीनी सूरत से बचाओ। इसमें क्या होता है कि ये डायमेंशन बताती है कि लोग चेंज जो है वो कितना, यानी चेंज से कितना घबराते हैं और वो रूल्स और प्लानिंग को कितना फॉलो करते हैं ताकि अनसर्टेनिटी ना हो। यानी अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि जापानीज़ के जो लोग होते हैं, यानी जापान के लोग होते हैं, वो चेंजेस पसंद नहीं करते हैं। हर काम जो है वो प्लान और सिस्टम के मुताबिक करते हैं। पावर डिस्टेंस यानी इख्तियार का फ़र्क, ये बताता है कि किसी सोसाइटी में बॉस और एम्प्लॉय या फिर अमीर और गरीब के दरमियान जो है वो कितना डिस्टेंस होता है। ठीक है जी। ये काफ़ी मुल्कों में, काफ़ी कंट्रीज़ में ऐसा होता है। रशिया या फिर चाइना जैसे जो कल्चर्स होते हैं उसमें जूनियर्स अपने सीनियर से जो है वो डायरेक्ट बात नहीं करते हैं। इंडिविजुअलिज्म कलेक्टिविज्म क्या होता है, यानी इनफरादी सोच या फिर इज्तिमाई सोच। इनफरादी सोच क्या होता है, इंडिविजुअलिज्म, यानी ये दिखाता है कि लोग अपने काम के जिम्मेदार खुद होते हैं इंडिविजुअलिज्म में। और इज्तिमाई सोच यानी कलेक्टिविज्म में क्या होता है, ये वो टीम या फिर ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं, इसको हम कलेक्टिविज्म कहते हैं। जैसे कि यूएसए जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक है। ठीक है जी। जबकि साउथ कोरिया जो है वो यानी इज्तिमाई सोच यानी कलेक्टिविज्म है। ठीक है। इन ग्रुप कलेक्टिविज्म क्या होता है, यानी करीबी ग्रुप से वाबस्तगी। ये बताता है कि लोग अपने छोटे सर्कल जैसे फैमिली, टीम या फिर दोस्त को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं और उनके जो है वो उनके साथ कितना लॉयल होते हैं। ठीक है जी। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन में क्या होता है, यानी कारकर्दगी की अहमियत। इसका मतलब है कि एक सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनको अच्छा परफॉर्म करने, गोल अचीव करने और मेहनत करने पर कितना रिवार्ड करती है। ठीक है जी। यहाँ पर ये बात की जाती है। उसके बाद ह्यूमन ओरिएंटेशन क्या होता है, नरमी, इखलाक या फिर हमदर्दी। इसमें क्या होता है कि ये डायमेंशन दिखाती है कि सोसाइटी में लोग कितना केयरिंग और कितना हेल्प करने वाले हैं। जैसे कि फिलीपाइंस या फिर इंडिया जैसे कल्चर में लोग दूसरों का ख्याल रखते हैं और हेल्प करने में भी पसंद करते हैं। तो ये कुछ आपके ग्लोब फ्रेमवर्क है। अब आपने आना अपने असाइनमेंट्स में है, और असाइनमेंट के अंदर जो आपके सिनेरियोज मेंशन है उसको आपने देखना है। सबसे पहले सिनेरियो में ये बताया गया है कि जर्मन टीम लीडर जो है वो उसने अपने थाई एम्प्लॉय जो है उसको डायरेक्ट और क्रिटिकल फीडबैक दिया। यानी जर्मन लीडर ने अपने थाई एम्प्लॉय को डायरेक्ट और क्रिटिकल फीडबैक दिया। बात सही थी लेकिन टोन जो था उनका वो रूड निकला। ठीक है। तो इसके जो करेक्ट आपके पास जो आंसर है वो आपके पास असर्टिवनेस है। अब असर्टिवनेस में क्या होता है कि जर्मन लीडर ने अपने जो है वो थाई एम्प्लॉय को डायरेक्ट फीडबैक दिया बिना किसी लफ्ज़ गोल मगोल किए। ठीक है जी। डायरेक्ट उनकी बात की। जर्मनी का कल्चर होता है वो डायरेक्ट और बोल बात नहीं, लेकिन थाई कल्चर जो है वो ज़्यादा मॉडेस्ट होता है, वहाँ इस तरह की फीडबैक को बदतमीजी समझा जा सकता है। ठीक है जी।
तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपके पहले का आता है वो असर्टिवनेस आता है। नीचे मैंने मेंशन किया, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद सिनेरियो नंबर 2 में कहता है जी कि कैनेडियंस मैनेजर ने इंडिविजुअल्स बोनसेस दिए हैं साउथ कोरिया में, लेकिन इससे टीम का जो मोरल है वो गिर गया, यानी उसका जो मिहार था वो गिर चुका है। यानी कैनेडियन मैनेजर ने बोनस दिए हैं साउथ कोरिया में, ठीक है जी। और इसमें जो टीम जो थी उसके जो मोरल था वो गिर चुका था। अब इसमें क्या होता है कि साउथ कोरिया एक कोलेक्टिविस्ट सोसाइटी है, ठीक है जी, यानी वहाँ लोग टीम की सोच रखते हैं। जब सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स को रिवार्ड मिला तो बाकी टीम को जो है वो ये बात बुरी लगी है। तो इसमें आपके पास जो है वो इंडिविजुअलिज्म एंड कोलेक्टिविज्म जो है ये इसका आंसर जो है वो करेक्ट है। सिनेरियो नंबर 3 में वो ये कहता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम मेंबर को गुस्सा आया कि चाइनीज़ एम्प्लॉय सिर्फ अपने छोटे ग्रुप टीम की हेल्प करते हैं लेकिन दूसरी डिपार्टमेंट को इग्नोर करते हैं। अब इस तरह का केस हो तो उसमें क्या होता है कि चाइनीज़ लोग जो होते हैं वो क्लोज ग्रुप यानी अपनी टीम या डिपार्टमेंट के साथ लॉयल्टी रखते हैं, वो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जिनको वो अपना समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये इन ग्रुप कलेक्टिविज्म है इसका आंसर। ये इसको शो करता है जहाँ लोग अपने सर्कल के लोगों से ज़्यादा जो है वो लॉयल होते हैं। अब सिनेरियो नंबर 4 में आपके पास ये है, क्या आता है इसमें, ये आता है कि जो अमेरिकन प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने रशियन टीम के सब लोगों को बराबर ट्रीट किया और चाहा कि वो सब ओपनली फीडबैक दे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। अब इसमें क्या होता है कि रशिया में ज़्यादा पावर डिस्टेंस होती है, ठीक है जी, यानी लोग बॉस या हायर अपर से ओपनली बात करने या उनकी बात का जवाब देने अवॉइड करते हैं। वहाँ लोग अथॉरिटी का फ़र्क एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए उन्होंने नहीं बोला। तो इसमें जो हमारे पास क्या है, जो करेक्ट आंसर है वो पावर डिस्टेंस का है, यानी पावर डिस्टेंस जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब ब्रिटिश मैनेजर इंट्रोड्यूस इन एग्ली सिस्टम्स, ठीक है जी, ब्रिटिश मैनेजर ने जापान में एग्ली सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जहां हर वक्त चेंज होता है, ठीक है जी, लेकिन जापानीज टीम ने इसे रेजिस्ट किया, यानी उनको क्लियर प्लानिंग चाहिए थी। तो इसमें क्या होता है, जापानीज कल्चर में लोग चेंज या अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि हर चीज़ जो है वो स्ट्रक्चर और प्लान के मुताबिक हो। तो एग्ली सिस्टम जहां बार बार चेंज होती है उनको कंफर्ट नहीं देता, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है, ठीक है। तो ये आपके 5 जो है ना वो करेक्ट आंसर थे, जो कि नीचे आपने टेबल दिया होगा उसी को कॉपी पेस्ट करना है MS वर्ड के अंदर। ये अब इसमें आपने करेक्ट आंसर देना है। पहले का जो आपके पास आंसर है वो ये जी असर्टिवनेस है, ठीक है जी। ये दूसरे का आंसर आपके पास आता है इंडिविजुअल कलेक्टिविज्म है, ठीक है। तीसरे का आंसर आपके पास इन ग्रुप कलेक्टिविज्म आता है, और ये आपके पास चौथे का पावर डिस्टेंस है, और पांचवे का जो आपके पास आंसर आता है वो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है। तो ये आपके करेक्ट आंसर हैं, और सबकी असाइनमेंट सेम हो सकती है, इसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं, लेकिन जो आपके पास इंस्ट्रक्शन है असाइनमेंट्स की उनको लाजमी फॉलो किया करें ताकि आपके असाइनमेंट्स में नंबर जो है वो पूरे लग सकें।